हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। जानते हो इस बार का विलेन कौन है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर का? ये दो क्वेश्चन के फॉर्मेट। अगर ये दो क्वेश्चन के फॉर्मेट नहीं होते तो पेपर अपने ट्रेंड पे चलता, आप अटेम्प्ट भी कर लेते अच्छे से और पेपर बढ़िया जाता आपका। हर कहानी में जैसे किरदार होते हैं, विलेन होता है, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। प्रीलिम्स जो हमारी लाइफ का ये जो एक एनेक्डोट हुआ, एक छोटा सा किस्सा हुआ है जो प्रीलिम्स एग्जाम हमने दिया है, इस छोटे से एनेक्डोट का जो मेन विलन है वो ये दो क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं, आप, हम, सारे टीचर्स बात कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम डील कैसे करेंगे। अब ये विलेन तो हैं और आप हैं इस किरदार के, इस पूरे कहानी के हीरो, हीरोइन, वट एवर यू वॉन्ट टू से। आपको इनको बीट कैसे करना है अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस आता है तो। कुछ स्टूडेंट्स ने इनको बीट कर दिया है एग्जाम में जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस की होगी, जो लॉ बैकग्राउंड के होंगे, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने केस स्टडीज एथिक्स पढ़ ली होगी, पहले से मेंस रेडी हो गए होंगे, उन लोगों ने ये कर लिया है। लेकिन आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करोगे? नंबर वन, एक तो ये क्वेश्चंस है जिसको हम पॉलिटी कह रहे हैं, वो एक्चुअली में केस स्टडी है। केस स्टडी पबैट कह सकते हो या फिर आप एथिक्स कह सकते हो। ये 3-4 क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, ओके, इनको डील कैसे करना है। दूसरा, अब आपको ये दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जहां पर आपने सागरमाला वाला क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्योंकि यहां तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है ये 3 और स्टेटमेंट, फिर बता रहा है कि अब बताओ सही जवाब क्या है। ऑप्शंस के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है? दीज आर 2 विलेन्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। बट हमें इस साइकिल में आगे बढ़ना है और हमें एटलीस्ट अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो हम भागेंगे नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड इसको डील कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पे ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, इन केस अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम पे हम मेंस ओरिएंटेड 2027 में अब क्या हम कर सकते हैं, पढ़ने का तरीका चेंज होगा, स्ट्रैटेजी चेंज होगी, ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब, अदरवाइज शायद आप इस चैनल को नहीं देख पाएंगे कभी। ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जांपल ये तीनों क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, क्या? वो है केस, इशू, यानी कि 1, 2, 3, इन तीनों में आपको एक इशू दे दिया है, मतलब आप एक कहानी बता दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें 79 वाला, ठीक है, कहानी क्या बताई गई है? कहानी ये बताई गई है कि एक्स एक व्यक्ति है जो कि सेमिनार दे रहा था, अटेंड कर रहा था, ठीक, उसमें उसने आर्टिकल 13 के बारे में डिटेल में बताया है सेमिनार में। ठीक है, आर्टिकल 13 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में 12 से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 13 की बात हो रही थी। ठीक है, क्या बात करता है आर्टिकल 13? इन्होंने बताया कि मीनिंग क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मीनिंग यहां लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक कैंडिडेट है वाई, उस वाई ने पॉइंट आउट किया एक्स को कि जो आप बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो भी इंक्लूडेड है आर्टिकल 13 में। ठीक है, विच मीन्स आर्टिकल 13 ऑल्सो इंक्लूडेड कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो एक्स क्या था? एक्स ने कहा कि मैं कन्विंस नहीं हूं। ऑलराइट, तो विच मीन्स कि ये वही बात हो गई कि यूपीएससी ने आपको एक आर्टिकल 13 के ऊपर क्वेश्चन दे दिया और 4 स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, ये जो बातें यहां लिखी हुई हैं वो बातें उन 4 स्टेटमेंट में लिखी गई थी। अब आपको बताना है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। इसी चीज को कहानी में तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था वो ये होगा कि वाई का जो व्यू है वो करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो एक्स ने बोला है वो भी इंक्लूड है, प्लस जो वाई ने बोला है कि भाई कस्टम और यूसेज है। तो आप समझ रहे हो, आंसर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, कहानी के रूप में ये बताया जा रहा है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रियल लाइफ एप्लीकेशन में काफी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 76 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था अनडाउटेडली, लेकिन इनसे क्या हुआ ना, इनसे हमारा बहुत टाइम चला गया। ठीक है, हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 मिनट ही होते हैं। ठीक है, उसमें भी ओएमआर भरना, उसमें रीडिंग करना, फिर फिल करना, इन्विजिलेटर आते हैं वो भी कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 120 मिनट रहते हैं।
अब उस 120 मिनट में अगर आपकी रीडिंग स्पीड नहीं ठीक है तो आप ये क्वेश्चंस कम से कम मतलब आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जहां एक क्वेश्चन लगभग 40 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, वहीं ये कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉक था, पहले कभी इन्फॉर्म नहीं किया गया, पहले कभी बताया नहीं गया, तो एक शॉक पैटर्न दिखा था। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टाइम किलर कहा जा रहा है, इसी को लेंदी कहा जा रहा है। दिस इज लेंदी, ओके, ऑल्दो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लगभग 4 क्वेश्चंस हमने टोटल देखे हैं इसमें के, लेकिन फिर भी 76 क्या बात कर रहा है कि मिस्टर एक्स है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो मिस्टर एक्स एक सीनियर ऑफिसर है, वॉज ओवरसीइंग अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। ये कोविड-19 में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे थे। उन्होंने ये पता किया कि प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो रिस्पॉन्सिबल है वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और प्रॉफिट के चलते अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद ही रेज्ड हिज वॉइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक, यानी कि जो मिस्टर एक्स हैं उनके ऊपर बहुत दबाव आया। बहुत दबाव आने के बाद उन्होंने अपनी आवाज उठाई, ही रेज्ड हिज वॉइस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उसने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा था, लवासना में या जहां पे भी। उसने इस इशू को रिपोर्ट किया विजिलेंस अथॉरिटी को और कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे का हॉल्ट करा दिया, ये प्राइवेट सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हॉल्ट करा दिया। तो आपको ये बताना है ये जो मिस्टर एक्स का जो एक्शन है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो आपको क्लियरली आप यहां देखोगे ये तो बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। एस्पिरेट डायरेक्ट नहीं होता है, वो स्पिरिट होती है। देन इक्विटी नहीं, डेलीगेशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी। जस्ट हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन की, ये वाले मिस्टर एक्स फिर से आया, मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये पीसीएस यानी कि क्लैट में, जुडिशरी सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीगल सॉल्यूशंस पूछा जाता है, मतलब लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा जाता है। ऑल्दो ये बहुत अच्छा तरीका है, एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में तो ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इस क्वेश्चन को देखते हैं 78 कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, हाँ लेंदी जरूर था। फॉर एग्जाम्पल मिस एक्स एक मिड लेवल सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं, जो कि एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक शहर में उनकी पोस्टिंग है। नाउ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है जो कि एक नया कम्युनिटी पार्क बनाने का है। अब उनको यह पता चला अप्रूवल प्रोसेस में कि कुछ पीस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चली कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने अप्रूव किया है उसका कहीं ना कहीं एक एलिगेशन है करप्शन का दूसरे शहरों में, लेकिन वो अभी लीगली प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मिस्टर वाई, उन्होंने मिस एक्स को बोला है कि देखो बेटा तुम इस इंफॉर्मेशन को लीक मत करना, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा और कहीं ना कहीं सिटी में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो मिस एक्स का कहना है कि भाई अब आपको पूछ रहा है कि मिस एक्स क्या करें इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपने एथिक्स पढ़ी है जनरली एक नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए मिस एक्स को, जो कि ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, जिन्होंने अप्रूवल दी है इस कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई लीगली प्रूव नहीं है। तो यहां क्या लिखा है स्टेटमेंट 1, इमीडिएटली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट कमिटी एंड द पब्लिक। नहीं भाई, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। रेकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट्स इंटीग्रिटी। किस बेसिस पे आप रिमूव करोगे, कुछ तो होना चाहिए ना कि किस बेसिस पे, कोई एविडेंस है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम नहीं करती है। देन प्रपोज करिए एक लिमिटेड डिस्क्लोजर टू एन ओवरसाइट कमिटी वाइल कीपिंग द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द टाइम बिग। आप धीरे से साइड में एक अपनी कॉन्फिडेंशियल कमिटी बनाइए और ओवरव्यू करते रहिए, प्रोजेक्ट का काम चालू रखिए, ठीक है। तो लॉजिकली आंसर जो है इसका 3 बनता है, ठीक। वहीं पर एक और क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 77, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा था ये। इसमें क्या है, ये बेसिकली आर्टिकल फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशों तक। कैसे कि यहां पर बात कर रहा है एक मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट जहां पर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और हिस्टोरिकल ग्रीवियांसेस हैं, आर्थिक सिचुएशन ठीक नहीं है और इतिहास में भी कुछ अच्छा हुआ नहीं है इनके साथ साथ, ठीक है। और एक टेंशन बन रही है कि सरकार ने कहा है कि हम यहां पर कुछ लैंड एलोकेट करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो शहर है वहां का कूड़ा कचरा जो है वो शहर बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आपके ट्राइबल एरिया में हम वेस्ट मैनेजमेंट एक लैंड खरीद के वहां पर ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है। और वो लैंड जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी बहुत सेक्रेड है, बहुत पावन धरती है, वो बेचना नहीं चाहते, वो सरकार को नहीं बेचना चाहते, उनका वहां पे काम है, रिचुअल है, ठीक है।
वहीं पर एट द सेम टाइम अर्बन रेसिडेंट और लोकल इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है प्रोजेक्ट को, ठीक है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं शहर में, हेल्थ कंसर्न है, तो बाहर एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंफ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हो गया है, धरना वरना होने लगा, सोशल मीडिया पे कवरेज चली गई और एलिगेशंस लगने लगे पुलिस के एक्सेस पे। एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर आपको, यू आर टास्क्ड विद रिजॉल्विंग द सिचुएशन थ्रू मीडिएशन, मीडिएट करके, बातचीत करके आपको सिचुएशन सॉल्व करनी है और आपको एक सस्टेनेबल यानी कि बैलेंस्ड आउटकम निकालना है कि आपको इन्वायरमेंटल नीड्स भी देखनी है, ट्राइबल के राइट भी देखने हैं और अर्बन पब्लिक हेल्थ को भी देखते हुए इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना है। ये एकदम रियलिस्टिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इन चारों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली लगेगा कि यार ये ए इज द राइट आंसर। बस ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन नहीं सही है क्योंकि बहुत डायरेक्ट पूछ रहा है कि द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले, एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न विच आउटवेट द सेंटिमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये तीन चीजें आप पढ़ोगे तो करेक्ट है। ये हमारे एनवायरमेंट में EIA भी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जहां से ये तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके। ऐसे हमें सॉल्व करने, देखो सॉल्व करने में मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, लेकिन पता तो हो ये लेंदी बहुत है। ये आपके कम से कम जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं इसमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वन लाइनर वाले, ठीक है। तो ये एक बड़ा विलेन था पेपर में, ठीक है, आपको इसको अब डिस्ट्रॉय करना है। नाउ अब ये क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, ये दूसरा आता है आपका सागरमाला वाला, ठीक है। इसको हम लोग जो क्वेश्चन टाइप कहते हैं वो ये कहते हैं। क्वेश्चन टाइप कौन सा है भाई, ये स्टेटमेंट रिलेशन और इन्फ्रेंस बेस्ड MCQ, ठीक है। अब क्या है इसमें, ध्यान से देखना है। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सागरमाला, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम हॉल में बैठ के ये सब नहीं समझ में आता है, लेकिन हम बाहर अगले प्रीलिम्स के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सागरमाला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो भाई ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं सागरमाला प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस अब हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। सागरमाला प्रोग्राम विच मींस कि आपको ये 3 स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, इसमें आपको सही गलत नहीं करना है। ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, आपको जो इनकरेक्ट बताना है वो यहां बताना है कि क्या स्टेटमेंट 2 वैलिडेट कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, क्या स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड कर रहा है स्टेटमेंट 1 का ऑब्जेक्टिव, क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपको इसमें से सही गलत नहीं बताना है, आपको मान के चलना है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। विच मींस ये क्या है, सागरमाला सीक्स टू अचीव पोर्टलैंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये क्या है, इसका मिशन है एक तरीके से, ठीक है। मिशन मतलब कि ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एक तरीके से पहले स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट क्या है, द सक्सेस ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कोस्टल इनलैंड वाटरवेज शिपिंग अलोंग विद इंप्रूव्ड ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग। तो आपको यहां बताना है कि इसके सक्सेस क्या रहा, मतलब रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या था, यहां पर आपको आउटकम बोल रहा है, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सागरमाला 2.0 एम टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइन विद आत्मनिर्भर भारत। यहां पर क्लियरली आपको एम बता रहा है, ठीक है। एम विजन बड़ा होता है तो समझ में आया। पहला स्टेटमेंट आपका ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है, दूसरा स्टेटमेंट इसका आउटकम बता रहा है सागरमाला का, तीसरा स्टेटमेंट इसका एम बता रहा है। अब यहां पर आप देखोगे तो पता चलेगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस भी चेंज किए गए हैं, यानी कि स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रैटेजी एनविजन इन द स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रैटेजीज इन स्टेटमेंट 1, यानी कि स्ट्रैटेजी मेंशन की हुई है, ठीक है। सागरमाला प्रोग्राम रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट कोस्टल ग्रोथ, और स्टेटमेंट 2 क्या है, सागरमाला एम्स टू प्रोवाइड इंडियाज, ये तो ये चीज सही है, राइट, कि ये सॉरी ये वाला स्टेटमेंट 2 सक्सेस ऑफ सागरमाला रिफ्लेक्ट्स इन सिग्निफिकेंट कोस्टल ग्रोथ इनलैंड वाटरवेज शिपिंग एंड इतना इतना इतना, ठीक है। क्योंकि हमने पोर्टलैंड इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है, हमने कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर अचीव किया हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद आ रहा है स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन। स्टेटमेंट 3 क्या है, स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 विजन है, ठीक है, इट एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ
ये वन क्या था, ऑब्जेक्टिव था ही हमारा, तो यस इट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्रडिक्स स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्रडिक्स स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ मॉडर्न। तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है, सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो ये इनकरेक्ट है तीसरा, विच मीन्स कि सॉल्व आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ये तीनों आपको मान लेना है बाय डिफॉल्ट ये करेक्ट है। अब आपको ये एक दूसरे से कौन किसका विजन डिफाइन कर रहा है, कौन किसका रीजन डिफाइन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे ही ये क्वेश्चन था जो इस यूपीएससी ने हमेशा क्वेश्चन जो पूछती है, ये यूपीएससी 2025 का पेपर है। ओके, जहां पर स्टेटमेंट पहले कैसे आते थे और अब कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ओके, यहां पर भी सेम चीज पूछी गई है, ठीक, यहां पर एक दूसरे को इंटैग कर दिया गया अलग अलग। जैसे यहां पर दे रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, लेकिन ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। सेम चीज यहां दी गई है, इस केस में भी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, जो सर्कुलर इकोनॉमी वाला था, इस केस में भी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको बस यहां बताना है, ठीक है, इसके जगह ये जो चीज है ना, इसको और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, और इसके भी ऑप्शन दे दिए हैं। ऑलराइट, सो दिस का यानी इन्फ्रेंस बताना है यहां पे। ऑलराइट, तो ये काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, तो सडनली शॉक लगा कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखिए। सो यूपीएससी एक्चुअली कर क्या रहा है, यूपीएससी स्टूडेंट्स फाउंड यूपीएससी प्रीलिम्स डिफिकल्ट, व्हाई, बिकॉज ट्रेडिशनल प्रिपरेशन जो थी इससे पहले वाले क्वेश्चन वो नहीं रही है। कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 7 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, ये वाले जो सागर माला था या ये था, 3 वाले। ठीक है, बट यूपीएससी नाउ आस्किंग यू टू लॉजिकल लिंकेज, एविडेंस हायरार्की ऊपर नीचे, एनालिटिकल एलिमिनेशन और कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। देखो, कॉइन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है कॉइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, अब ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये आपको मान के चलना है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ यहां देखना है कि द अबव स्टेटमेंट हैव बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है यार, इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो इन दोनों में आपको सेलेक्ट करना है कि क्या सही है, इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ है, मनी इकोनॉमी है, दोनों नहीं है, दोनों है, ये बताना है। यहां पर आपको मान के ही चलना है दिस 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बस हाँ, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा, ये इसका रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, जैसे हमारा स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी दिया रहता था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये वाला, इसमें भी तो हम यही लॉजिक यूज करते थे, राइट। अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन में। अच्छा, यहां पर दिया हुआ, मैंने एक कमेंट ऐड किया है, द रियल यूपीएससी 2026 चेंज क्या रहा, यूपीएससी शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड पैटर्न। ठीक है, ओल्ड पैटर्न यानी कि स्टैटिक का जो फैक्ट्स होता था वहां से अब चल चुके हैं कंसेप्चुअल लिंकेज में। ओके, जैसे कि लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज कोरोबोरेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स फ्रॉम मेनी साइट्स, मोस्ट ऑफ देम आर हैंड मेड ऑफ सिल्वर एंड पाली टेक्स्ट कंटेन इतना 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 एंड देन कमसा एंड कानिका। ये क्वेश्चंस, कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं, थीम्स में हैं ऑलरेडी। ओके, बट नाउ दे वांट मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप रीजनिंग। ओके, ये रिलेशनशिप रीजनिंग है, ये क्या ये इसका सही रिलेशन बता रहा है, क्या ये मनी इकोनॉमी में ट्रांजिट कर रहे हैं हम लोग ओल्ड ट्रेडिशन से। ओके, सो दिस इज व्हाई मेनी स्टूडेंट क्वेश्चंस वर अनफेमिलियर डिस्पाइट रीडिंग बुक्स। एक्चुअली कंसेप्ट्स वर फेमिलियर, लेकिन यूपीएससी ने प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है। कंसेप्ट वही है, प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है। ओके, मतलब वही है, पालक पनीर वही है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया है, डिस्प्ले बदल दिया, दिखने का तरीका अब वो बदल रहा है। ऑलराइट, और देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था ऋग्वेदिक वाला। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व होता है ऋग्वेदिक वाला क्वेश्चन। आपको फिर से ये मान के चलना है ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। दोनों क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद पीरियड में इरिगेशन फ्रॉम वेल अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपेंड फ्रॉम flood plains and stripes on river margin into the present Punjab and Haryana plains having underground water level reasonably close to the surface. ठीक है, irrigation from wells allowed to agriculture expand
अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो कुएं से पानी निकालना, क्योंकि फ्लड प्लेन्स को अवॉइड करते थे या फिर और ऑल्टरनेट तरीका होता था, ठीक है। ड्रॉट एनिमल पावर वॉज इंप्लॉयड टू ड्रॉप वाटर आउट ऑफ द वेल, जानवरों का यूज किया जाता था पानी को कुएं से निकाल के आगे लेके जाने के लिए। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट और सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां गेम है, यहां पर आपको बताना है कि क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो ऊपर वाले एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेद ऑफ यूज ऑफ अश्म चक्रा, स्टोन पुलिंग एंड अश्व, अ स्ट्रैप्ड वुडन पेल्स टू ड्रॉप वाटर, ठीक है भाई। उसके बाद मेंशन हैज बीन मेड इन द ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ एक्स एंड डेटा, क्या कहते हैं, दत्रा, सेरेनी, सिकल। फिर उसके बाद देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेदा फॉर प्लोइंग द लैंड एंड पुलिंग कार्ट। देखो तीसरा वाला तो सही है, सही है मतलब कि एक ऑक्स का यूज होता था ऋग्वेद में। ऑक्स का यूज, जब ऑक्स का यूज हो रहा है यानी कि जानवर का यूज हो रहा है, तो जानवर का यूज भाई कुएं से पानी निकाल के और आगे ले जाने के में भी होता होगा, राइट। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि मेंशन हैज बीन मेड इन द ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ इंप्लीमेंट्स लाइक परशु यानी कि एक्स और दत्रा, सिकल। तो ये चीज नहीं थी, इसको मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, मतलब नॉलेज है ये कि स्टोन्स और एक्स का यूज नहीं मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। एंड देन ऊपर वाला क्या है, देयर इज एन एविडेंस ऑफ ऋग्वेदा ऑफ यूज ऑफ अश्म चक्रा, स्टोन पुली व्हील एंड स्ट्रैप्ड वुडन, आई थिंक स्ट्रैप्ड वुडन टू ड्रॉप वाटर, डेफिनेटली, क्योंकि तभी वाटर वेल से तभी निकालेंगे जब आपके पास ये स्टोन पुली व्हील होगा और स्ट्रैप्ड वाटर होगा। 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिकोड इट। ऑलराइट, समझ में आ रहा? सो ये है इस विलन को मतलब किल करने का, सॉल्व करने का तरीका, जबकि नेक्स्ट प्रीलिम्स में आएंगे। ये 2 स्टेटमेंट ठीक है आपके, यहीं पर गेम है सपोर्ट और सपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन वाला जो गेम दिख रहा है। और दिखाते हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं यानी कि ऑप्शंस चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आपने देखे थे, इसमें क्या दिया था, यहां पे दिया था ये 3 स्टेटमेंट है, यहां दिया है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ऐसे करके क्वेश्चंस आते थे, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 और 84, इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर प्रोविजन दिया हुआ है 3, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए और बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कंक्लूजन्स क्या है यहां पर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को देखोगे ध्यान से, ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। अब आप पूछोगे सो कौन नहीं कह रहा है कि भाई यूपीएससी के माइक्रो थीम से क्वेश्चन नहीं आया है। मैंने बार मैं बोल रहा था कि 6 शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा, 6 शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा। क्यों? लद्दाख वाला इशू चल रहा है वहां पे। 5th शेड्यूल से क्वेश्चंस भर के आ चुके हैं इन द पास्ट। नाउ 6 शेड्यूल से क्वेश्चंस क्या हुआ, ये पहला स्टेटमेंट 6 शेड्यूल का ही है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट हमारे 6 शेड्यूल का ही है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर गिवन इन द 5th शेड्यूल। नहीं जी, 6 शेड्यूल में दे रखा है, तो पहला तो इनकरेक्ट है। जब पहला इनकरेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा। देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 3, देयर इज ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑल 3 आर करेक्ट, तो ये भी नहीं होगा, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक। अब यहां क्या दे रहा है, देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2 एज वेल। स्टेटमेंट 2 क्या है, some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain income। yes, कुछ states ऐसे हैं जो कि exempt कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों सही होंगे, A would be the right answer। ये क्या लिखा है, the constitution of India provides for reservation of seats in पंचायत for women belonging to scheduled tribe and इतना, बिल्कुल ठीक है। सॉरी A नहीं होगा इसका, हाँ A होगा, मतलब 2 और 3 इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट 2 and 3। और A इसलिए होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट ठीक है और दोनों में से सेकंड स्टेटमेंट तो जरूर ठीक है, ठीक है, मतलब इंक्लूड कर रहा है। समझ में आ गया? सो ये आपके प्रॉपर पॉलिटी का क्वेश्चन है, कंप्लीट पॉलिटी और शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये माइक्रो थीम है। ओके, नाउ
अब यहां आते हैं, ये क्या है भाई, कमिटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, यहां पर भी आप देखोगे ये सारी चीजें, तो यहां पर ट्रैप्स दिया हुआ है। ठीक, यहां पर नो मिनिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म दिया हुआ है फॉर 2 years। ठीक, देन ऑल्दो मेंबर ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ऐसा नहीं होता है, लोकसभा यहां पे होगा। ठीक है, जब बोथ द हाउस कर रहे हैं तो लोकसभा का अपर हैंड होता है, लोकसभा होना चाहिए। यहां पर जो सीट है वो चेंज कर दी गई है, यहां पे 10 मेंबर बाय द लोकसभा है, 20 बाय राज्यसभा है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे क्या दिया है, देयर आर ओनली 4 करेक्ट स्टेटमेंट, देयर आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट इज 2, देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 1। ये कैसी चीजें हैं, ये ऐसा बता रहा है ऑल 3, ओनली 2, ओनली 1। ठीक है, ओनली 3, ये जो ओनली 2 ओनली 3 वाला जो स्टेटमेंट था ना, उसको इन्होंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा इसमें से लिटरेचर डाल दिया इसमें, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इसी को एक्सप्लेन करके यहां पे लिखा हुआ है कि देयर आर 4 करेक्ट स्टेटमेंट। होता है ना कि ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो गया 4 करेक्ट स्टेटमेंट। फिर होता है देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो आप दे सकते हो 1 and 2, 1 and 3। ठीक है, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। ओके, तो यही चीज है, बस मतलब लिखावट जो है वो चेंज कर दी है। ओके, सो दिस इज हाउ यूपीएससी हैज बीन, दे हैव डन डिफरेंटली इन दिस पेपर। सो देयर आर 2 विलन्स, मैंने आपको बताया है, इन दोनों विलन को फाइट करने के लिए आपको बस शेयर प्रैक्टिस की जरूरत है। कंसेप्ट पढ़ो, बस इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, आपका क्लैरिटी बस मेंटेन रहे। मेंस ओरिएंटेड पढ़िए, प्री और मेंस मिला के। ठीक है, इसीलिए अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अब तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आपका 78 से अबव स्कोर बन रहा है वेरियस आंसर की से। ठीक है, तो मेंस की तैयारी शुरू करिए। यहां के लिए मेरे पास आपके लिए आंसर राइटिंग का बैच है फॉर मास्टर क्लासेस, और 2027 की भी मेंस की तैयारी हमें शुरू कर देनी है, और इसके लिए हमारे पास MAWP है। MAWP यानी कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कीजिए। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक क्वालिफाइड फॉर प्री, तो भी आप गूगल फॉर्म फिल करिएगा, और 27 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भी फिल करिएगा, सो दैट हम लोग आंसर राइटिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। जो 26 के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, जहां पर हम लोग 19 टेस्ट रखे हैं, 10 FLT है, 9 सेक्शनल है, ऐसे GS पेपर 1 2 3 4 मिला के, प्लस मास्टर क्लास है और लाइव डिस्कशन है टेस्ट का। ओके, 9999 अभी इसकी फीस है। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता तब तक हमारे पास ये डिस्काउंट कोड है MGP 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार का प्रीलिम्स, और जो लोग 2027 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये है MAWP मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मार्गदर्शन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर आपको फाउंडेशन और कंसिस्टेंसी और सिमुलेशन तीनों चीजें की टेस्ट सीरीज है। यानी कि अभी से लेकर दिसंबर तक हम लोग वाया टेस्ट, वाया मेंस आंसर राइटिंग पूरी सिलेबस को 3 बार कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। इट्स नाउ योर टर्न टू स्टार्ट एनरोलिंग इनटू इट। आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो हमारे डायरेक्ट वेबसाइट से। ऑलराइट, सो आई थिंक आपकी अब क्लैरिटी आ गई होगी कि अब इन ऐसे विलेंस को हमें कैसे डिस्ट्रॉय करना है। पेपर जब भी आता है बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। 2027 का 26 का पेपर ये सिखा के जाता है, अगर आप पैनिक करोगे तो फिर आता आता क्वेश्चन भी, आसान क्वेश्चन भी हम डैमेज कर सकते हैं। पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।